हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज से अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश पीईटी यानी पेट परीक्षा से संबंधित एमसीक्यू अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला कर रहे थे, और जिसमें कि अभी तक 5 इतिहास के जो है वो एमसीक्यू 5 टॉपिक पर अपलोड किए जा चुके हैं। और आप लोगों को यदि नहीं मिल रहे हो तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आपको मिल जाएगा। आज हम लोग मुगल काल पढ़ेंगे। मुगल काल से संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं। ये लगभग जो है 200 प्रश्नों की श्रृंखला होगी। तो शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं। और हम लोगों को प्रयास कैसा लग रहा है ये ज़रूर बताइएगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और क्योंकि प्रश्नों की संख्या कुछ इसमें ज़्यादा रखी गई है, इसलिए थोड़ा सा तेज़ी से हम लोग बढ़ेंगे। तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो बाबर जो है वो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। 1526 ईस्वी में इसने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था, और उसमें इसने किसे हराया था ये आप लोग बताएंगे। लोधी वंश का अंतिम शासक था, हराया था, और जो है इसने मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर ने सर्वप्रथम 1507 ईस्वी में पादशाह की पदवी धारण की थी। कहाँ पर? ठीक है, तो भारत में तो इसने आक्रमण किया नहीं था। ठीक है, तो ये दिल्ली में तो इसका होगा नहीं, तो फरगना में, काबुल में, समरकंद में। ठीक है, तो ये कहाँ से था? काबुल। तो जो है इसमें हो जाएगा काबुल में इस पदवी को इसने धारण किया था। बाबर में भारत पर किस वर्ष या ईस्वी में आक्रमण किया था? तो इसने 1526 ईस्वी में आक्रमण किया था, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सी। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध ठीक में लड़ाई में पराजित किया था? ठीक है, तो यही साल हो जाएगा 1526 ईस्वी। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? ओके, तो इसमें उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलगमा पद्धति और अफगानों की आपसी फूट। देखिए ये सभी थे, लेकिन यहाँ पर मुख्य कारण पूछ रहा है, तो मुख्य कारण था उसका, ठीक है, सैन्य कुशलता। तुगलमा पद्धति सभी लोग अपनी अपनी पद्धति अपनाते हैं, लेकिन जो भी है वो क्या था, यानी कि उसकी सैन्य कुशलता श्रेष्ठ थी, इसलिए वो जीता। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? बाबर की वीरता, तोपखाना, इब्राहिम लोदी की दुर्बलता या कुशल सेना नायक? तो इसमें जो विजय का कारण था वो था तोपखाना। ठीक है, तो बाबर पहली बार भारत में बारूद का प्रयोग करने वाला था। ओके, नेक्स्ट है हमारा, मेवाड़ के किस राजा को 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था तथा इस युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी? वह कौन था? ठीक है, तो आप समझिएगा कि 26 में पानीपत का युद्ध लड़ा और 27 में इसने खानवा का युद्ध लड़ा। ठीक है, और वो थे राणा सांगा। ठीक है, तो राणा सांगा के, ठीक है, विरुद्ध उसने 1527 का खानवा का युद्ध लड़ा था, और इन्हें भी हराया था उसने। बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? ओके, तो इस नीति का प्रयोग इसने कब किया था? तो इसने पानीपत के प्रथम युद्ध में, और कब 1526 ईस्वी में किया था, इब्राहिम लोदी के जो है विरुद्ध। बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? ओके, तो बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में, और कहाँ पर हुई थी? आगरा में हुई थी। ठीक है, लेकिन इसे काबुल में दफनाया गया था, क्योंकि इससे इसकी इच्छा थी कि उसे काबुल में ही दफनाया जाए। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे। ओके, तो आपको इसमें से देखना है कि कौन कौन से
इसमें सम्मिलित थे और फिर जो है उसे आपको कूट से वो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बाबर के साम्राज्य में काबुल क्षेत्र भी सम्मिलित था, पंजाब क्षेत्र भी सम्मिलित था, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र भी सम्मिलित था, क्योंकि उस आगरा उसके कब्जे में था। राजस्थान का क्षेत्र सम्मिलित नहीं था। ओके, तो 1 2 3, तो 1 2 3 हमारा क्या हो जाएगा, सी में है। ओके, इनमें से उन नामों को चयनित कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। यानी इसमें से हुमायूं का भाई कौन नहीं था। ठीक है, ये तो हुमायूं कौन था, यानी कि कुल मिलाकर के बाबर के लड़कों का नाम पूछ रहा है यहाँ पर। ओके, तो इसमें इन नामों में से चयन कीजिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। ठीक है, तो यानी आपको आए या नहीं आए उसके लिए भी पूछ रहा है। तो कामरान उसका भाई था, अस्करी उसका भाई था, हिंदाल भी भाई था। कौन नहीं था, उस्मान नहीं था। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, बी, उस्मान। कौन प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। ओके, तो हुमायूं था। और हुमायूं किसका लड़का था, वो बाबर का लड़का था। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण, यानी चुनार दुर्ग जो था उसमें पहली बार इसने आक्रमण कब किया था। तो वहाँ पर इसने आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। और ये उत्तर प्रदेश में है चुनार का दुर्ग। चंद्रकांता यदि संतति आप लोगों ने पढ़ा होगा या देखा होगा, ठीक है, उपन्यास, तो चुनार दुर्ग का ही सब कुछ उसमें वर्णन है। और जो अशोक था उसने चुनार से ही जो उसे बलुआ और लाल पत्थर के मिले थे, ठीक है, उसकी उसने जो है अपनी जो है ना जो लाट वगैरह बनवाया था, स्तंभ बनवाया था, उन्हीं से बनवाया था अधिकांशतः। हुमायूं द्वारा दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस धातु का सिक्का सर्वप्रथम चलाया गया। ओके, तो इसमें दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस धातु का सिक्का चलाया सबसे पहले। ठीक है, तो हुमायूं द्वारा चलाया गया, बाबर वाला जो है वो बाबर द्वारा नहीं चलाया गया था। तो इसने सोने का सिक्का चलाया था, स्वर्ण का सिक्का। हुमायूं की मृत्यु पर किस इतिहासकार ने टिप्पणी की थी कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी उसने जान दे दिया, लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हुई। ठीक है, वो दिल्ली में जो है इबादत खाने में सीढ़ियाँ उतर रहा था, वहीं से गिर गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। ओके, तो ये लेन पोल का जो है ना कथन था। बहुत इनका प्रसिद्ध ये कथन है और कई बार पूछा गया है। इन घटनाओं में से विचार करें, उन्होंने कालक्रमानुसार वो करना है। ठीक है, अब दोराहा का युद्ध, समूहगढ़ का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और चौसा का युद्ध। तो इसमें हमें जो है यानी इसको सीरियल से बनाना है और इसे जो है बताना भी है। चलिए, इसमें आपका दोराहा का युद्ध ये पहले नंबर पर आता है। इसके बाद चौसा का युद्ध आता है, ठीक है, जिसमें हुमायूं को हरा दिया था शेरशाह सूरी ने। फिर इसके बाद कन्नौज का युद्ध आता है, तो तीसरा ये हो जाएगा। समूहगढ़ का युद्ध आता है सबसे लास्ट में, तो 3 हो जाएगा। ओके, तो हमारा हो जाएगा 1 4 2 3, तो 1 4 2 3 है ये बी में, ये उत्तर हो जाएगा हमारा। भारत में द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। ओके, तो कौन था वो था शेरशाह सूरी। हुमायूं को हराकर इसने जो है द्वितीय अफगान राज्य का स्थापना की थी। मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था जिसने जौनपुर में शिक्षा प्राप्त की थी। ओके, अब यहाँ पर क्या है, मध्ययुगीन शासकों में से की बात कर रहा है। ओके, तो ये था शेरशाह जिसने कि जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी। इनमें से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था। ओके, तो ये जो युद्ध हुआ था, देखिए शेरशाह और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था
ठीक है, और शेर शाह ने इसे अंतिम रूप से इसे हरा दिया था। और फिर हुमायूं जो है वो भारत से ये पलायन कर गया था। शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? ठीक है, तो इसमें शेर शाह को महान किस लिए माना जाता है? तो प्रशासनिक सुधार के लिए शेर शाह को जाना जाता है। इसने काफ़ी प्रशासनिक सुधार किए और काफ़ी ज़्यादा इसने लोक कल्याणकारी कार्य भी किए। जो जीटी रोड है वो इसी की बनवाई हुई है। शेर शाह के शासन के अंतर्गत तांबे के दाम एवं चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसे अक्सर पूछा जाता है। दाम और यानी कि चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी? ओके, तो जो है ना, यानी दाम तांबे का था, तो 1 रुपए में जो है कितने तांबे के सिक्के आएंगे वो जो है इसमें आपको बताना है। ओके, तो यहाँ था 64:1, अर्थात 1 चांदी के रुपए के बदले 64 दाम जो है ना, यानी उसका निर्धारित किया गया था। तो उत्तर हो जाएगा डी। शेर शाह ने दिल्ली में किस स्मारक का निर्माण करवाया था? तो शेर शाह में पुराना किला में किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये दो इसने क्या किए थे? दिल्ली में वो बनवाया था। तो पुराना किला का मतलब लाल किला मत समझिएगा, तो पुराना किला और किला ए कोहना मस्जिद इसने शेर शाह ने दिल्ली में बनवाई थी। शेर शाह के समय निर्मित सराय निम्नलिखित में से किस काम में नहीं आती थी? डाक चौकी यात्रियों के लिए, अधिकारियों के लिए और शस्त्रागार के लिए। तो इसमें था ये शस्त्रागार के लिए काम नहीं आती थी, बाकी सभी के लिए काम आती थी। कृषकों की सहायता के लिए शेर शाह सूरी ने कौन सी व्यवस्था आरंभ की थी? पट्टा एवं कबूलियत, तकाबी, राजबटाई और गल्ला बख्शी। तो इसमें पट्टा और कबूलियत, ठीक है, ये इसने जो है व्यवस्था आरंभ की थी। मात्र 1 मुट्ठी बाजरे के लिए मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, यह कथन किस शासक का था? तो ये शेर शाह सूरी का था। ओके, ये शेर शाह सूरी का कथन था। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट के मकबरा है? ठीक है, तो कुल मिलाकर ये काफ़ी ज़्यादा पेट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह सूरी का मकबरा ही बिहार के सासाराम में स्थित है। इनमें से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर के पेशावर तक सड़क ए आजम कहलाई जाने वाली सड़क बनाई थी? ठीक है, यही थी जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड था, शेर शाह सूरी ने बनाया था। इसका नाम दिया था सड़क ए आजम। और ये कहाँ से कहाँ तक? पूर्वी बंगाल से लेकर के और पेशावर तक बनी थी। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? ठीक है, तो शेर शाह कालिंजर के किले में गया था, उसे तोड़ रहा था, तो जब यानी कि तोप खाने का प्रयोग उसने किया तो गोला उल्टा उसी को लग गया और काफ़ी ज़्यादा वो घायल हो गया था और फिर उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? तो फिरोज शाह, ठीक है, सॉरी, इस्लाम शाह, फिरोज शाह नहीं, इस्लाम शाह जो है वो इसके बाद सुल्तान बना, राजा बना, सम्राट बना। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? के तो इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसने क्या किया था, इसे विभाजित किया था। शेर शाह ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो शेर शाह ने हजरत ए आलम की उपाधि धारण की और सुल्तान की उपाधि धारण की। जिल्ले इलाही की इसने नहीं धारण की थी, रैयत ए आला की भी इसने नहीं धारण की थी। नेक्स्ट है शेर शाह के शासन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और फिर चुनना है। यहाँ 2 लिखे हुए हैं, तो इनमें से कौन सा सही है ये हमको बताना पड़ेगा। उसने अपने साम्राज्य को सरकारों में विभाजित किया था, जिन्हें पुनः परगनाओं में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, ये सही है, सरकार और सरकार के बाद परगना। बिना किसी अन्य कर्मचारी की सहायता से शेर शाह सरकारों और परगनाओं पर सीधे प्रशासन करता था। ठीक है, इसको किसी पर क्या नहीं था, विश्वास नहीं था, इसलिए क्या था, ठीक है, ये भी सही है। तो इसमें दोनों सही हैं। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों सही हैं, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा सी।
अकबर का जन्म किस राजपूत और राजा के, ठीक है, महल में हुआ था? राजा बीरसाल, बहादुर शाह, हुमायूं या शेर शाह? ठीक है, तो यहाँ पर राजपूत राजा की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राजपूत राजा इनमें से एक ही दिया हुआ है, वो राजा वीरसाल। ठीक है, हुमायूं नहीं, शेर शाह भी नहीं, बहादुर शाह भी नहीं। इनमें से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? ठीक है, तो वो था कालानौर। कालानौर में ईंटों को जोड़ करके और एक सिंहासन बनाया और वहीं पर इनका यानी कि अकबर का राज्याभिषेक कर दिया गया, राजगद्दी पर बैठा दिया गया। ठीक है, अब आप लोग बताएंगे कि जिसको मालूम हो कि राज्याभिषेक किसने किया था। ठीक है, इनका सेनापति जो था वो उसने किया था। ठीक है, उसका नाम बताइए। ओके, तो अकबर बैरम खां के संरक्षता में कब से कब तक रहा? ठीक है, उत्तर मिल गया होगा आप लोगों को। तो वो जो है 1556 से और 1560 तक था। ठीक है, वो कौन था? बैरम खां था। ठीक है, बैरम खां ने ही उसका राज्याभिषेक किया था कालानौर में। इनमें से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो इसमें अद्दम खां को, ठीक है, अकबर ने खुद मारा था। उस अंग्रेज का नाम बताइए जिसने गुजरात में व्यापार करने के लिए अकबर से फरमान प्राप्त करने की कोशिश की थी। ओके, तो वो कौन था? रॉल्फ फिंच, टॉमस रो, स्टीफेंस, मिल्डन हाल। तो वो कौन था? जॉन मिल्डन हाल था, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। ओके, जॉन मिल्डन हाल ने गुजरात में व्यापार करने के लिए अकबर से फरमान प्राप्त करने की कोशिश की थी। अकबर ने सर्वप्रथम किस राजपूताना राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? ओके, तो वो थे कछवाहा। ठीक है, राजपूताना। राजपूताना में निम्नलिखित में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? ओके, तो इसमें कौन था? आमेर, मेवाड़, मारवाड़ या बीकानेर? तो जानते हैं राणा महाराणा प्रताप मेवाड़ के थे, उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? अभी मैंने उसका उत्तर बताया था। ठीक है, कौन थे? मेवाड़ के महाराजा, ठीक है, अमर सिंह या मारवाड़ के राजा चंद्रसेन। ठीक है, तो अच्छा, वहाँ पर मेवाड़ के राजा अमर सिंह नहीं, राणा प्रताप थे। ठीक है, तो यहाँ पर है मारवाड़ के राजा चंद्रसेन, ये उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? और हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और जो है अकबर के यानी कि सेना के मध्य लड़ा गया था। तो इसका उत्तर होगा 1776 ईस्वी। और ये काफ़ी पेट क्वेश्चन है, ये सन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, एक ये है, तो इसे देख लीजिएगा आप लोग, याद रखिएगा। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध। महाराणा प्रताप यानी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? तो उनकी सेनापति का सेनापति था हकीम खान। मान सिंह जो है वो मुगल सेना के सेनापति थे। ओके, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो अकबर का मुख्य उद्देश्य था कि राणा प्रताप को अपने अधीन करना। ओके, अकबर के समकालीन निम्न किस मुगल इतिहासकार ने अकबर को इस्लाम का दुश्मन बताते हुए आरोपों की सूची तैयार की थी? ठीक है, तो कौन था? वो बदायूनी था। और ये मुस्लिम ही हैं जिन्होंने क्या किया था? उसे इस्लाम का दुश्मन बताया था, क्योंकि उसने दीन इलाही एक नया पंथ चलाने की कोशिश की थी। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? अन्नकूट, हल की संख्या, जब्त और गल्ला बख्शी। ओके, तो वहाँ का कौन था? जब्त। ठीक है, ये भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय शासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था। यानी कि अकबर के शासनकाल में कुल मिलाकर के जो उनका यानी अकबर का जो सैनिक विभाग है उसका प्रमुख कौन था? दीवान, मीर बख्शी, मीर समन या बख्शी? तो
वो था मीर बख्शी। ठीक है, सैनिक विभाग का जो प्रमुख होता था वो मीर बख्शी होता था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई और किसके द्वारा लागू की गई? तो मनसबदारी व्यवस्था जो है वो किसके द्वारा लागू की गई? अकबर के द्वारा लागू की गई। ठीक है, लागू क्यों की गई? ठीक है, उसका कारण था सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। ठीक है, इसके लिए लागू की गई थी। मनसब दिया जाता था तो जिस व्यक्ति को मनसब दिया, 100 का 1000 का मनसब दिया गया, जितने का भी मनसब दिया गया उतनी सेना रखता था अपने पास। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध पद्धति आइन ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? ओके, तो देखिए इनके जो वो थे, आप कह सकते हैं, ठीक है, भू राजस्व मंत्री वो थे टोडरमल, तो यही हो जाएंगे राजा टोडरमल के द्वारा। अकबर ने दहसाला प्रथा की शुरुआत कब की थी? तो अकबर ने दहसाला की शुरुआत की थी 1580 ईस्वी में। 1587 में इबादत खाने का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था। ये क्या था? ठीक है, तो इबादत खाना क्या था? नाम से ही इबादत खाना पता चल रहा है। ओके, तो था क्या? राज परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद गलत, अकबर का निजी प्रार्थना का शिव गलत, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर क्या करता था? धार्मिक चर्चाएं करता था। यही उत्तर हो जाएगा। आगे भी क्या दिया है? वो कमरा जिसमें विभिन्न धर्मों वाले कुलीन जन धार्मिक बातों विचार विमर्श किया करते थे। नहीं। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म का प्रचार कब किया? इसे फिर से देख लीजिए, यहाँ तो दो चीजें हैं। 1587 में इबादत खाने का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था। तीन चीजें किसने करवाया? अकबर ने। कब करवाया? 1587 में। क्या? इबादत खाना। और कहाँ? फतेहपुर सीकरी। ओके, दीन ए इलाही का प्रचलन अकबर ने कब करवाया? ठीक है, तो 1882 में, सॉरी 1582, माफ़ी चाहता हूँ, 1582 में। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा डी, 1582। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? तो वो कौन था? बीरबल था। ओके, बीरबल ने स्वीकार किया था। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-कुल यानी सार्वभौम शांति और भाईचारे की अवधारणा इनमें से किस पर आधारित थी? ठीक है, राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसमें जो भी था ये सभी, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन सा था? ओके, तो जो अकबर था वो था, क्योंकि 1600 में एलिजाबेथ ने ही क्या किया था? फरमान जारी किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी। उस समय भारत में अकबर ही राज्य कर रहा था। इनमें से कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने पति की चिता पर विधवा के जल जाने की सती प्रथा का निषेध पर यानी निषेध लगा दिया था। वैसे लगाया तो था लेकिन पूर्णतः नहीं लगाया था, तो सही भी हो सकता है ये। अकबर ने बाल विवाह को हतोत्साहित किया तथा हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। ओके, तो इसमें ये दोनों सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, अर्थात 1 और 2 दोनों सही है। इन कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। ओके, और फिर उसके बाद उसके उत्तर देने हैं। पानीपत के युद्ध में अकबर की सेना द्वारा पराजित हेमू, ठीक है, तो हेमू था कौन? उसकी बात कर रहा है। तो यानी पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और, ठीक है, किसके? हेमू के मध्य हुआ था और वो 1556 में हुआ था। ओके, तो आदिल शाह का वो सेनापति था या जन्म से व्यापारी या बनिया था? आगरा का सूबेदार था? सिकंदर शाह का सेनापति था? इनमें से हमें बताना है उत्तर कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें जो है वो आदिल शाह का सेनापति और मंत्री था और जन्म से व्यापार और बनिया था। ठीक है, ये दोनों सही है, ये बाकी गलत है। ठीक है, तो सिकंदर शाह का तो सेनापति था ही नहीं, तो 1 और 2 सही हो जाएगा। अकबर के शासन काल में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ओके, जजिया कर समाप्ति, इबादत खाने का निर्माण, ठीक है,
मजहर पर हस्ताक्षर दीन इलाही की स्थापना। ओके, तो यहाँ पर है ये, यानी सबसे पहले उसने जजिया कर समाप्त किया, इबादत खाने का निर्माण, और फिर इसके बाद मजहर पर हस्ताक्षर और दीन इलाही की स्थापना। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। इनमें से कारण दिया है और कथन दिया है, बताना है। तौहीद इलाही तथा सुलह एक कुल के सिद्धांत सम्राट अकबर के सर्वेश्वरवादी सार्वभौमिक नजरिए की पुष्टि करते हैं। तो इसमें है कि ये सही है। मजहर के माध्यम से उसने आध्यात्मिक तथा सांसारिक शक्ति संचित करने का प्रयास किया। ओके, तो ये जो है यानी कि ये ए और आर दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, इसकी व्याख्या भी करता है, तो ए उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत बन करके और आया था? विलियम हॉकिंस आया था 1609 में। इनमें से विदेश यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासन में भारत की यात्रा की थी? ओके, तो इसमें बताना है विदेशी यात्री, व्यापारी नहीं, इन्होंने यात्रा की थी। तो ये थे फ्रांसिस्को पल्सर्ट। ठीक है, फ्रांसिस्को पल्सर्ट जो है ये इन्होंने यात्रा की थी। मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया था? ठीक है, तो उसे शेर खान, फारसी खान, हिंदुस्तान खान, ये तीनों गलत हैं। उसे इंग्लिश खान की जो है वो उपाधि से सम्मानित किया था। जहांगीर ने थॉमस ठीक है रो को कहाँ मिलने का अवसर प्रदान किया था? तो इसने अजमेर में उससे मुलाकात किया था। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है हुआ था, यानी कि डच पर्यटक जिसने जहांगीर के समय के विषय में क्या किया है वो लिखा है, वो कौन सा था? ठीक है, तो वो था फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। इनमें से कौन से दो पुत्र अपने विद्रोह के उपरांत खुर्रम द्वारा जहांगीर के दरबार में समर्पण की शर्तों के अनुरूप भेजे गए थे? ठीक है, इसमें क्वेश्चन फिर से ध्यान समझिएगा। कौन से दो पुत्र ठीक है अपने विद्रोह के उपरांत खुर्रम द्वारा जहांगीर के दरबार में समर्पण की शर्तों के अनुसार भेजे गए थे? तो इसका उत्तर होगा दारा शिकोह और मुराद। ठीक है, खुर्रम कौन था? शाहजहां, और वो जहांगीर का लड़का था। कि जहांगीर की पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? तो जहांगीर की किस पत्नी ने क्या किया था? आत्महत्या की थी। तो शाह बेगम ने। ठीक है, मानबाई जो है, मानबाई जो थी वो राजपूताना घराने से थी, शाह बेगम के नाम जानी जाती थी, इन्होंने आत्महत्या की थी। अपने प्रभुत्व के प्रारंभिक वर्षों में नूरजहां ने जहांगीर के किस पुत्र को संरक्षण प्रदान किया था? ओके, यानी कि जहांगीर के काल में नूरजहां का ठीक है काफ़ी ज़्यादा बोलबाला था, तो इसने किस पुत्र को संरक्षण प्रदान किया था? खुसरो को, परवेज को, खुर्रम को, शहरयार को। ओके, तो इसने जो है शहरयार को वो संरक्षण प्रदान किया था। ओके, जहांगीर ने किस दुर्ग में शरण ली थी? ठीक है, अपने पुत्र शाहजहां यानी खुर्रम से बचते हुए किस जो है ना उसमें शरण लिया था? ओरछा, धार, ग्वालियर, नरवर। तो ओरछा के दुर्ग में इसने क्या किया था? शरण लिया था। इनमें से किसे जहांगीर ने बंदी बना लिया था?
शेख अहमद सरहिंदी को, इसामी को, बदायूनी को, अब्बास खां शेरवानी को। के तो इसने शेख अहमद सरहिंदी को क्या किया था, बंदी बना लिया था। किस मुगल सम्राट ने मनसबदारी व्यवस्था में दो-अस्पा सिंह-अस्पा पद्धति प्रारंभ की थी? तो मनसबदारी जो व्यवस्था अकबर ने शुरू की थी और इसके बाद दो-अस्पा और सिंह-अस्पा जो है वो शुरुआत किया था जहांगीर ने। ओके, चलिए नेक्स्ट है, जहांगीर ने किसके हत्यारे को पुरस्कृत किया था? अबुल फजल के, वीर सिंह बुंदेला के, जय सिंह के या मान सिंह के? तो अबुल फजल के, ठीक है, अबुल फजल के हत्यारे को क्या किया था इसने, जो है वो पुरस्कृत किया था। इनमें से कौन एक जहांगीर का पुत्र था? खुसरो। इसमें से खुसरो जो है वो जहांगीर का पुत्र था। नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो नूरजहां किसकी थी? जहांगीर की, ठीक है, वो पत्नी थी। ओके, इनमें से कौन सा नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था? जहांगीर, गियास बेग, आसफ खां और खुर्रम। तो इसमें जो है जहांगीर, इसके जो ग्रुप जो था, ठीक है, उसका सदस्य नहीं था, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर जो है ये जहांगीर तो था, गियास बेग भी था, आसफ खां भी था, ठीक है, और जो खुर्रम था, ठीक है, वो नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं पर उसे क्या कर दिया गया, दफनाया गया? ओके, तो इसका उत्तर जो है ना बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। तो आप जानते हैं कि हुमायूं का, अकबर का और जहांगीर का, ठीक है, सब के मकबरे कहाँ पर हैं, वो भारत में हैं। और जो बाबर है, अभी बताया था ऊपर कि इसका मकबरा कहाँ पर है, जो है वो काबुल में है, ठीक है, तो काबुल में बाबर का मकबरा है, इसके अलावा और किसी का बाहर नहीं है। किस मुगल शासक को उपवनों, उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार कहा जाता है या मालियों का मुकुट भी कहा जाता है? ओके, तो वो था बाबर। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कांधार को उसने शामिल किया था? ठीक है, तो वो बाबर ही तो था। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो वो था बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। कलिंजर वाले में तो उस घायल हो गया था वो। निम्नलिखित में से शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी या कौन था? ओके, तो कौन थी? वो रानी दुर्गावती थी। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? ठीक है, तो आगरा में मोती मस्जिद है। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो कौन था वो था औरंगजेब। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार, ठीक है, नामक अधिकारी क्या कार्य करता था? ठीक है, अकबर के शासनकाल में अमर गुजार जो अधिकारी था वो किस कार्य को करता था? वो भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह का कार्य, ठीक है, उसका अमल गुजार का था। ठीक है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो वो था, ठीक है, पुरंदर की संधि के द्वारा। इसके बाद है किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी या खालसा पंथ की जो है वो नींव डाली थी?
तो वो था 1699 ईस्वी। ठीक है, तो 1699 ईस्वी में 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की नींव डाली थी। अगला है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? ओके, तो ये था शाह आलम। ओके, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो शाह आलम द्वितीय जो था वो पहले अंग्रेजों का कैदी रहा, फिर बाद में मराठों का पेंशन भोगी था। ओके, चलिए नेक्स्ट है, दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला हुआ था? ओके, तो कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य सबसे यानी कि विस्तृत क्षेत्र प्राप्त कर चुका था। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो इसने की थी 1555-56 में, लेकिन वो एक साल भी शासन नहीं करवाया था और उसकी जो है ना वहाँ से गिर करके, सीढ़ियों से गिर करके मृत्यु हो गई थी। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप थी? तब तक शेर शाह सूरी की क्या हो गई थी? ठीक है, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो वो था सरहिंद का युद्ध। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के बाद हुई है? ठीक है, तो वो कौन था? हुमायूं था। दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पूल ने लिखा था? वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही अंत में उसके जीवन का अंत हुआ। ठीक है, वो हुमायूं के लिए कहा गया था। नेक्स्ट है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? मुहतसिब इसमें क्या था? तो मुहतसिब था लोक आचरण का अधिकारी। मुगल शासन में मदद ए मास किस चीज़ को ठीक है बताता था? तो वो था विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। ठीक है, यानी कि जो विद्वान होते थे उनको जो भूमि दे दी जाती थी, ठीक है, उसमें कोई भी राजस्व नहीं लिया जाता था, टैक्स नहीं लिया जाता था, उसे मदद ए मास कहा जाता था। दास्तान ए अमीर हमजा ठीक है का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अब्दुस समद के द्वारा। ठीक है, ये चित्रकार थे के मंसूर भी थे, अब्दुल हसन भी थे, लेकिन दास्तान अमीर हमजा जो है ये अब्दुल समद के द्वारा चित्रांकन किया गया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी, बाद में क्या थी? सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो वो था शेर शाह सूरी। ठीक है, तो हजरत ए आला और जो है सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी? शेर शाह सूरी ने। ऊपर हम लोगों ने इसे पढ़ा था। इनमें से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? ठीक है, वो था शाह आलम द्वितीय। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, ठीक है, ये यानी कि दीवान बाबरनामा, प्रोसाइडी तुर्की संग्रह या मुबाइन है? तो ये मुबाइन है। ठीक है, जो मुस्लिम कानूनों का नियमों का संग्रह है, वो बाबर द्वारा क्या किया गया था? नियम बनाया गया था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है? तो दार उल हर्ब, दारुल इस्लाम। ठीक है, तो उसका जो है ना दारुल इस्लाम नाम दिया गया था औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का। ठीक है, वो दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ओके, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? अच्छा, रिपीट हुआ क्या क्वेश्चन? ओके, रिपीट हो गया, तो ये शाहजहां ने करवाया था। ओके, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों को तिथि क्रमानुसार सही क्रम में अंकित करें। ठीक है, तो हुमायूं द्वारा चौसा, दौरा, कन्नौज और सरहिंद। तो इसमें दौरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। तो
बिलग्राम के युद्ध में अंतिम रूप से पराजित हो गया था, चला गया था। फिर सरहिंद का युद्ध उसने जीता था। तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, बिलग्राम और सरहिंद जो है ना एक दूसरे से आएंगे, ठीक है। और दौरा फिर चौसा का युद्ध, ठीक है। तो उसने दौरा पहले लड़ा था युद्ध, फिर चौसा लड़ा था, फिर बिलग्राम, फिर सरहिंद का। ओके, तो दौरा, चौसा, बिलग्राम और सरहिंद। नेक्स्ट है, इनमें से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो A.L. श्रीवास्तव ने मुगल काल के स्वर्ण युग का नाम दिया है। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, तो शेर शाह ने, ठीक है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम सुल्तान जो है ना बादशाह कौन था, मुगल बादशाह, बनवाया किसने था, शाहजहां ने, ठीक है। तख्ते ताउस, तो अंतिम कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला था। ओके, और इसी समय, ठीक है, नादिर शाह उसको लूट कर लेकर चला गया था। पानीपत का तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन, उसे एक ही नाम, यानी एक ही के नाम दिए जाते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था, ओके, तो उसकी सैन्य कुशलता थी। जब्ती प्रणाली किसकी उपस्थिति, यानी किसने क्या किया था, जब्ती प्रणाली चलाया था, तो जब्ती प्रणाली जो है ना शेर शाह ने चलाया था, और ये उसकी एक राजस्व प्रणाली थी। अगला क्वेश्चन है, जवाबित का संबंध किससे था, ठीक है। तो जवाबित का जो है ना राज्य कानून अभी ऊपर आया है, ये बाबर के द्वारा लिखा गया था। ओके, नेक्स्ट है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, तो झगड़े की जड़ कांधार थी। मुमताज महल का असली नाम क्या था, तो मुमताज महल का असली नाम जो था अर्जुमंद बानो बेगम था। उत्तर हो जाएगा ए। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, बी उत्तर हो जाएगा। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, के, तो इसमें जो पंचमहल है, ठीक है, ये बौद्ध विहार की तरह है। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय ये था, उसके पिता का क्या नाम था, ठीक है। तो ये बहादुर शाह द्वितीय और जफर के नाम से क्या करता था, ठीक है, शायरी करता था। इसके पिता का नाम पूछा जा रहा है, तो पिता का नाम था जो है ना अकबर शाह द्वितीय था। ये लेटर मुगल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया था वो कौन से थे, तो वो थे कछवाहाओं से। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था उनके नाम क्या क्या थे, ओके, तो उनके नाम बीजापुर और गोलकुंडा था, ठीक है। इन दोनों को जीता था अकबर ने। इनमें से मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है, ओके, तो किसने लिखी है, जहांगीर ने। जहांगीर ने लिखी है जहांगीरनामा, ओके। दो ने ही लिखी है अपनी आत्मकथा, बाबर ने लिखी थी, वो तुर्की में लिखी गई थी, बाबरनामा। मुगलों ने नवरोज और या नवरोज का त्यौहार किनसे लिया था, तो पारसियों से। नवरोज जो है ना वो पारसियों का त्यौहार है। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है, ओके, तो ये है राबिया उद्दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा। ये दूसरा जो है यानी ताजमहल कहलाता है, और यही जो है इसका निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। यही एक बिल्डिंग है जिसका कि निर्माण इसने करवाया था। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक, ओके, हिंदू सेनापति थे, ओके, तो ये था औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब के समय में सर्वाधिक हिंदू सेनापति मुगल सेना में थे। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म का संज्ञा दी है, तो वो था अबुल फजल। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है, तो ये पंचतंत्र का अनुवाद है, ठीक है। जिस बच्चे को मालूम हो तो कमेंट करके बताइए
कि इसे किसने लिखा है, यानी इस अनुवाद को किसने किया था। तो अनवार सुहेली, ठीक है, यहीं से आपको कुछ नाम मिल जाएगा। पंचतंत्र का अनुवाद है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था, ठीक है, तो वो कौन था, मंसूर था। इनमें से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक, यानी मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण इनमें से किसने लिखा था, ठीक है, तो किसने लिखा था, गुलबदन बेगम, ठीक है, इसने लिखा था। हुमायूं नामा जो उसकी क्या थी, ठीक है, बहन थी, उसने लिखा था। तो ये जो है इससे जो है मिलता है इतिहास। इसके बाद है अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह एक कुल, सार्वभौमिक शांति और भाईचारा की अवधारणा इनमें से किस पर आधारित थी, ठीक है, तो राजनीतिक उदारता भी थी, धार्मिक सहनशीलता भी थी, उदारवादी संस्कृति दृष्टिकोण भी था, ये सभी था। उत्तर हो जाएगा सब। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो तानसेन का जो मकबरा है वो ग्वालियर में स्थित है। ओके। गुलबदन बेगम पुत्री किसकी थी, ठीक है, तो अभी ऊपर बताया था हुमायूं की बहन थी, तो किसकी हो जाएगी, वो बाबर की पुत्री हो जाएगी, ठीक है। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था, तो जिलों को जाना जाता था सरकार के नाम से, ठीक है। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है, यानी कि औरंगजेब को जिम्मेदार माना जाता है, ठीक है, या औरंगजेब ने, ठीक है, फांसी दिया था, तो वो थे गुरु तेग बहादुर। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा, तो जहीरुद्दीन मोहम्मद ने बाबर नाम से जो है यानी कि रखा था, और इससे इन्हीं को शासक बना था। जहीरुद्दीन मोहम्मद, बाबर पूरा नाम कह लीजिए। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था, ठीक है, तो किसके निर्देशन में हुआ था, वो था बदायूनी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। लाल किला और जामा मस्जिद दोनों का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इनमें से मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, तो आप जानते हैं इसमें अबुल फजल फैजी, अब्दुल बदा यानी कि कादिर बदायूनी, अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है, तो कौन है, अब्दुल रहीम खान खाना, जिन्हें रहीम के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है। ओके, तो यहाँ पर है अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था, ठीक है, ये वाला नहीं है, ठीक है, वो इस्लाम धर्म को मानने वाला था। और इसमें यानी प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता उसने की थी, सही है। अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयास किया गया, अकबर की धार्मिक नीति, ये सभी इसे जो है एक, ठीक है, प्रसिद्ध सम्राट, राष्ट्रीय सम्राट जो है बनाने में, ठीक है, क्या है, यानी कि अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में उसने बनाया था, तो डी उत्तर हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, ठीक है, इसके पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था, राणा प्रताप को अपने, ठीक है, अधीन में लाना, ये उत्तर हो जाएगा इसका। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन सा था, अबुल फजल, बिशनदास, दसवंत, उस्ताद मंसूर। ओके, तो जो दसवंत था वो जो है यानी उस समय का चित्रकार था, अबुल फजल तो इतिहासकार था। इनमें से किसमें से हिंद और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है, तो किसमें, शेर शाह के मकबरे में दिखाई पड़ता है। ओके, शेर शाह के बचपन, और शेर शाह का मकबरा है सासाराम में। शेर शाह के बचपन का क्या नाम था, तो उसका नाम था फरीद खां, फिर शेर खां रखा गया, फिर शेर शाह रखा गया। शेर शाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था, वह जागीर कहाँ की थी, ठीक है, तो वो सासाराम, ठीक है, बिहार में है, वहाँ की थी। दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी,
ठीक है, अपना वकील यानी प्रतिनिधि या उपप्रशासक एवं अपने पुत्र का अतालिक अर्थात संरक्षक और शिक्षक नियुक्त किया था। ठीक है, इनमें से हमको बताना है कि वो कौन था। तो कहा बहार खां नूहानी, ठीक है, या बहार खां लोहानी। ठीक है, उत्तर हो जाएगा ए। इसने उसे किसकी उपाधि दी थी? ठीक है, तो इसने उपाधि दी थी उसको शेर खां की, क्योंकि उसने शेर को मार दिया था। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि कौन सी धारण की थी? तो हजरत ए आला, ठीक है, और सुल्तान की उपाधि, उसने 2 उपाधि धारण की थी। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में से कौन सा युद्ध निर्णायक था, जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी? ओके, तो ये था चौसा का युद्ध। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? तो आप जानते हैं कन्नौज या विलग्राम का युद्ध था वो। उत्तर हो जाएगा ए। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो वो था शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। कथन है शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। कारण है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से विदेशी आक्रमण के भय घात लगाए रहते थे। ओके, तो इसमें ये दोनों तो सही हैं, लेकिन जो है इसका कारण सही नहीं है। ओके, क्योंकि उसे प्रवेश ही नहीं करने दिया गया। तो ये दोनों सही हैं लेकिन कारण सही नहीं है, तो बी उत्तर हो जाएगा इसका। धर्मत का युद्ध कब लड़ा गया था? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1658 में लड़ा गया था। अप्रैल 1658 में धर्मत का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और ये किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो ये औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य लड़ा गया था धर्मत का युद्ध 1658 को। कारण यानी कथन है खानवा का युद्ध निश्चित ही पानीपत के प्रथम युद्ध से की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जेश शत्रु था। ठीक है, बिल्कुल दोनों सही हैं और कारण भी इसका है। तो यहाँ पर क्या था? ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं और ये इसकी व्याख्या भी करता है। मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको, ठीक है, बाबुल मक्का या मक्का द्वार, ठीक है, कहा जाता था? ओके, तो ये था, ठीक है, सूरत। इनमें से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? जहांगीर के यानी साथ बिमलिया हाकिम आया, अकबर के समय टॉमस रो आया, यही गलत है। ये भी यानी जहांगीर के समय में आया। शाहजहां के समय टैबर्नियर आया, औरंगजेब के समय मनुची आया। ठीक है, बाकी सब सही हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रख रखाव करना पड़ता था। ठीक है, ये कथन है। कारण है कि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। ओके, तो इसमें जो है ए गलत है, आर सही है। ठीक है, ये वाला क्या था? गलत है। 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े रखने पड़ते थे, ये गलत है। 10 के लिए 10 ही रखने पड़ते थे। ठीक है, लेकिन ये सही है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा डी। ए गलत है और आर सही है। इनमें से कथनों में से विचार करना है। आहदी वे घुड़सवार सिपाही थे। ओके, आहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जो अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान करते थे, बिल्कुल सही है। जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया था तभी तो एकाकी हुए, ये भी सही है। सम्राट ही जिसका आसन कर्नल था। ठीक है, यानी कुछ सम्राट के जो है ना, यानी कि अंडर में ही काम करते थे, ये भी सही हो गया। जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया था, किसी के साथ संलग्न नहीं किया था, संलग्न काट दीजिए तो चौथा हो जाएगा। तो बी उत्तर हो जाएगा 1 2 3।
और ये कौन थे? ये अहादी थे। कंधार से निकल जाने से कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। ओके, तो यहाँ पर है प्राकृतिक संसाधन की दृष्टि से, मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र के दृष्टि से, संचार व्यवस्था की दृष्टि से, सामरिक महत्व के केंद्र की दृष्टि से। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, सामरिक महत्व का केंद्र था कंधार, और इसी को लेकर के जो है वो अफगानों में और मुगलों में हमेशा युद्ध रहता था। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता था? ओके, तो वो कौन होता था? मीर बख्शी होता था। राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेर शाह के मुख से अनायास ही निकल गया, अरे मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया था। ठीक है, ये पूरा का पूरा यानी कि ये कथन किसका है ये भी पूछा जाता था। ठीक है, तो ये राजपूताना के क्षेत्र के लिए कहा था, और क्योंकि वो बाजरे की मुट्ठी भर का मतलब है कि वो वहाँ पर बाजरा ही पैदा होता था, अर्थात वो क्या था? ठीक है, वो ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर कि बारिश नहीं होती थी। ठीक है, तो रेगिस्तानी क्षेत्र था। ओके, और शेर शाह ने क्या किया था? इसके लिए कहा था, और वो था मारवाड़ का क्षेत्र। किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई थी? ठीक है, तो कालिंजर अभियान के समय हुई थी उसकी मृत्यु। शेर शाह के बारे में क्या असत्य है? ठीक है, तो शेर शाह के बारे में असत्य क्या है इसकी बात कर रहा है। तो इसमें शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था। शेर शाह के समय किसानों को जरीबाना यानी सर्वेक्षण शुल्क तथा मुहासिलाना यानी कर संग्रह शुल्क भी चुकाना पड़ता था, ये सही। भूमि के पैमाइश हेतु शेर शाह ने 32 अंकों वाले सिकंदरी गजे एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था, ये भी सही था। शेर शाह ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया था, ये गलत है। ठीक है, तो हमारा उत्तर डी हो जाएगा, बाकी सही है। ठीक है, 1/3 कर के रूप में जरीबाना सर्वेक्षण शुल्क था, मुहासिलाना कर संग्रह शुल्क था, और 32 अंकों का सिकंदरी गज या गज ए सिकंदरी यानी वो करता था। चलिए, इसके बाद शेर शाह कालीन, ठीक है, प्रशासनिक इकाई, और यहाँ पर जो है ना यानी आपका ये इन्हें आपको क्या करना है? ठीक है, इनमें कह रहा है कि सुमेलित करना है। ओके, तो इनमें कौन किसके साथ सुमेलित है? इसमें एकता, प्रांत, सरकार, जिला, परगना, तालुका और ग्राम। इनमें इसका जो है वो कहाँ पर शासन कौन करता था? ठीक है, या किसके अंडर में आते थे, ये हमको बताना है। ओके, यहाँ पर आपका आता है एकता यानी प्रांत को हकीम या अमीन जो है ना क्या करता था? देखता था, एक सही है। सरकार, जिला, सिकदार या सिकदरान या मुंसिफ ए मुंसिफान ये करता था। ठीक है, परगना या तालुका को सिकदार, मुंसिफ जो है ना शासन यानी कि सबसे बड़ा अधिकारी था। ग्राम को मुकद्दम या आमिल जो है ना कार्य करता था। तो यानी 1 2 3 4 हमारा हो गया। फिर से इकदा यानी एकता को एकतादार, इसके समय में हाकिम या अमीन के नाम जाना जाता था। सरकार यानी जो जिला था उसे सिकदार ए सिकदरान एवं मुंसिफ ए मुंसिफान जो है ना देखते थे। परगना या तालुका को सिकदार और मुंसिफ देखते थे, और ग्राम को मुकद्दस और आमिल देखते थे। तो 1 2 3 4 तो हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ए 1 2 3 4। शेर शाह कालीन शासन में फौजदार क्या था? ओके, तो यहाँ पर इसकी बात कर रहा है कि फौजदार जो है वो क्या होता था? तो कोषाध्यक्ष को फौजदार कहा जाता था शेर शाह के समय में। शेर शाह कालीन शासन में कानून गो का क्या काम होता था? तो उसका काम होता था आज भी जो है भूमि संबंधी रिकॉर्डों का रख रखाव करना। किसने शेर शाह कालीन ग्राम व्यवस्था में संदर्भ में कहा था? एक जरा क्षीण मृत्यु मुर
में पहुंचने ही वाली वृद्धा। ओके, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि शेर शाह के शासन काल में इसकी यानी व्यवस्था को किसने कहा था कि एक जरा छीण यानी कि बहुत ही जरा छीण का मतलब है, देखिए, कि एक बुढ़िया जो काफ़ी यानी कि उम्र हो चुकी है और मृत्यु के नज़दीक हो गई है, वो अपने सिर पर स्वर्ण आभूषणों से भरा टोकरा रखे हुए यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि शेर शाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। ठीक है, ये किसने कहा था? ओके, तो यानी कि ये बता रहा है कि उस समय चोरी वगैरह क्या था, ठीक है, वो नहीं होती थी। तो अब्बास खां सरवानी ने इसे कहा था, तो उत्तर हो जाएगा हमारा ए। शेर शाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थीं, ये किसका कथन है? ओके, तो ये कथन है के.आर. कानूनगो का। शेर शाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ओके, तो इसमें क्या सही नहीं है हमको ये खोजना है। भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर खसरा खतौनी तैयार किया जाता था, बिल्कुल सही है। राई यानी भू राजस्व निर्धारण के लिए फसल दरों की सूची लागू किया गया, ठीक है, ये भी सही है। उपज के आधार पर भूमि की 3 श्रेणियां थी, उत्तम, मध्यम और निम्न, ये भी सही है। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग तय किया गया था। अभी आप जानते हैं कि 1/6 नहीं 1/3 था। ओके, तो यही गलत हो जाएगा। शेर शाह ने 80 रुपया दाम नामक सिक्के चलाए थे। वे जिन धातुओं से क्रमशः बने थे उनको क्या करना है, आपको बताना है। ठीक है, तो जो 80 था वो जो है वो सोने का बना था, रुपया जो है चांदी का था, और दाम जो है वो तांबे का था। तो जानते हैं दाम और रुपये में, यानी रुपये और दाम में क्या था, 1:64 का अनुपात था, यानी कि 1 रुपये में 64 दाम होते थे। तो सोना, चांदी और रुपया। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो दिल्ली का पुराना किला शेरशाह द्वारा बनाया गया था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए, शेरशाह। अमरकोट या उमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो वीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। ओके, जब हुमायूं यानी कि भाग रहा था तो उसने उनके यहाँ अपने पत्नी को छोड़ दिया था, ठीक है, जो गर्भवती थी, और फिर वहीं पर अकबर का जन्म हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट है हमीदा बानो बेगम थी, ठीक है, तो हमीदा बानो बेगम थी अकबर की माता का नाम। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? ठीक है, तो इसमें बैरम खां का पतन की बात कर रहा है, तो वो 1560, तो 1555 से लेकर के 1560 तक बैरम खां के जो है वो अंडर कस्टडी में अकबर था। सूरवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रतिभा संपन्न था। ठीक है, उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में से 22 को जीता था। ठीक है, हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो उसने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, तो आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पर्दा शासन, ठीक है, पेटीकोट शासन, ये 1560 से लेकर के और 1564 के मध्य जिम्मेदार अलका खैल या हरमदल की सर्वप्रमुख सदस्य कौन थी? ठीक है, तो कौन थी? माहम अनगा। ठीक है, वो थी माहम अनगा। ये उनकी अकबर की धाय थी, ठीक है, जिन्होंने उनको पालन पोषण किया था, और इन्होंने ही बैरम खां को भड़काकर अकबर से और उसे जो है यानी कि बाहर भेज दिया था।
और फिर उसका अकबर का पतन यानी बैरम खां का पतन हो गया था। अकबर ने साम्राज्य विस्तार का आरंभ किस विजय से किया था? ओके, तो अकबर का जो है यानी कि साम्राज्य विस्तार जो है वो किस विजय से प्रारंभ होता है, यानी कहाँ की विजय से प्रारंभ होता है? तो वो मालवा की विजय से शुरुआत होता है। स्मिथ ने अकबर के किस अभियान को ऐतिहासिक द्रुतगामी अभियान के नाम दिया था? ठीक है, तो वो था गुजरात का अभियान, और जिसकी यादगार में उसने फतेहपुर सीकरी में क्या बनवाया था? ठीक है, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। अकबर का सबसे अंतिम विजय अभियान कौन सा था? तो वो था असीरगढ़ का विजय। असीरगढ़ की किला को उसने जीता था। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए थे? तो वो था यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय। अफगान थे ये यूसुफ जई। मलाला यूसुफ जई को नाम आप लोग जानते होंगे, शांति का पुरस्कार उसको मिला था सबसे कम उम्र में, यानी कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली, ठीक है, वो बालिका है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से हमें करना 1 को 2 से मिलाना है, सूची 1-2 से मिलाना। दास प्रथा की समाप्ति, ठीक है, दास प्रथा की समाप्ति कब हुई? तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति, सूबों का पुनर्गठन। तो इसने दास प्रथा की समाप्ति किया था 1552 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था 1563 में, ठीक है, और जजिया कर की समाप्त किया था 64 में, और सूबों का पुनर्गठन किया था 1580 में। तो 1, 2, 3, 4 जो है वो सुमेलित हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए, 1, 2, 3, 4। दास प्रथा की समाप्ति 1562, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563, जजिया कर 1564, ठीक है, और सूबे का पुनर्गठन 1500, ठीक है, 80। और 1567 में जो है ना कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ओके, इनमें से सुमेलित करना है 1 से 2 को। ओके, इबादत खाना की स्थापना, इसके बाद मजहर की घोषणा, नवरोज उत्सव का पुनरुद्धार और दीन ए इलाही की घोषणा। ठीक है, तो दीन ए इलाही की घोषणा जानते हैं, ठीक है, कब हुई थी? 82 में, ठीक है, और नवरोज का पुनरुद्धार किया था 1580 में। मजहर की घोषणा की थी 79 में, ठीक है, और इबादत खाना का निर्माण किया था 75 में, 75 में, 1575, ठीक है। तो हमारा 1, 2, 3, 4 हो गया उत्तर, तो ये हो जाएगा क्लियर, ठीक है। तो इबादत खाना का निर्माण 1575 में किया गया, ठीक है। मजहर की घोषणा 1579 की गई, 1 साल बाद नवरोज उत्सव पुनरुद्धार किया गया। दीन इलाही की घोषणा 1582 में की गई। ओके, इसे फिर आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। करोड़ी की नियुक्ति, ठीक है, ये जो है ना 1573 ईस्वी। दहसाला बंदोबस्त लागू किया 1580 में। इलाही संबत का प्रचलन हुआ, इसने किया था 1885 में। इलाही गज का प्रचलन किया 1887 में। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर 1, 2, 3, 4। उत्तर हो जाएगा ए, 1, 2, 3, 4, ठीक है। करोड़ी की नियुक्ति, ठीक है, 73 में। दहसाला बंदोबस्त 80 में, 80 में 2 घटनाएं हो गई, ठीक है। इलाही सम्मत का प्रचलन, ठीक है, 84 में, और 87 में इलाही गज का प्रचलन। चलिए नेक्स्ट है, इतिहासकारों में से किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? ठीक है, तो किसने कहा था? बदायूनी ने कहा था। अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि से विभूषित किया था? ठीक है, तो कौन था? बीरबल, ठीक है, कवि नहीं था लेकिन फिर भी उसे कविराय से विभूषित किया था। इसके बाद जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी?
ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो वीर सिंह बुंदेला ने की थी। अबुल फजल की हत्या किसने की थी? वीर सिंह बुंदेला ने, और जहांगीर के कहने पर की थी। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित था? ठीक है, तो ये संबंधित था टोडरमल से। ठीक है, टोडरमल ने दहसाला बंदोबस्त शुरुआत की थी। ठीक है, राजस्व के विषय में। अकबर ने किसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी? ठीक है, तो जानते हैं वो थे तानसेन। ठीक है, या बैजू बावरा। बैजू बावरा तो उनके दरबार में आई नहीं थे, तो तानसेन ही थे, तो तानसेन को दिया था। मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते बादशाह पद प्राप्त करने का प्रथम प्रयास करने वाला कौन सा शहजादा था? ठीक है, तो अच्छी तरह से जानते हैं वो था जहांगीर। ठीक है, तो ये अकबर को इसने क्या किया था? ठीक है, बंदी बना करके, और फिर उसके बाद इसने जो है वो राज्य प्राप्त करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो सब यहीं से शुरुआत हुआ था इनका जो है वो प्रचलन इस तरह का कि पिता के रहते जो है ना उसको बंदी बनाया जाए, और फिर उसके बाद जो है राजगद्दी हाथी आई जाए। शासक बनने के बाद 12 अध्याय 12 ऑर्डिनेंस जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? 12 अध्याय जारी करने वाला, ठीक है, कौन सा था? वो था जहांगीर। ओके, अब यहाँ पर है आपको बोल रहे हैं इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? अमीर यानी कि जो खुसरो का विद्रोह था वो 6-7 में हुआ था। 5वें गुरु अर्जन देव की हत्या 1707। खुर्रम यानी शाहजहां का विद्रोह 22 से 25, ये सही है। महावत खां का विद्रोह 26-27। ठीक है, यही वाला क्या है? गलत है। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। खुसरो का विद्रोह 1606-7 में हुआ था। खुर्रम शाहजहां का विद्रोह, ठीक है, 1622 से 25 में हुआ था। और सहावत खां का विद्रोह 26-27 में हुआ था। किसके समय में कंधार हमेशा के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया था? ओके, तो वो था जहांगीर। उसके बाद फिर इनका जो है ना वो नहीं, कंधार उनके पास नहीं आया। फिर दक्षिण भारत की तरफ ज़्यादातर इनका प्रयास होने लगा। ठीक है, तो दक्षिण भारत की तरफ इन्होंने ध्यान दिया। इनमें जो है ना यहाँ पर दिया गया है इनकी जो है ना उपाधियाँ दी गई हैं। ठीक है, जहांगीर की पत्नियाँ थी और इनकी उपाधि। मानबाई को शाह बेगम कहा जाता था, जिसने आत्महत्या कर ली थी फिर आगे चल करके। जगत गोसाई जोधाबाई, ये भी सही है। ठीक है, मेहरुन्निसा नूरजहां, ठीक है, या पादशाह बेगम। ठीक है, ये जो है 1, 2, 3 ये सही है। ठीक है, तो मानबाई, शाह बेगम, जगत गोसाई, ठीक है, जोधाबाई, और फिर जो है जिससे पैदा हुआ था कौन? खुर्रम यानी शाहजहां। मेहरुन्निसा, ठीक है, नूर महल या नूरजहां या पादशाह बेगम, उसको उपाधि दी गई थी। मेवाड़ के युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है? तो ये थी जहांगीर के समय। अकबर के समय उसे जीता नहीं जा सका था और ना ही कोई संधि हो पाई थी। मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है। यह किसकी उक्ति है? अर्थात ये किसने कहा था? ये जहांगीर ने कहा था। ओके, चलिए नेक्स्ट है, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ। किस मुगल यानी शासक ने ये चीज़ कहा था? तो जहांगीर। चित्रकला का, ठीक है, स्वर्ण युग इसका युग माना जाता है। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी व्यवस्था में शामिल करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? ठीक है, तो वो था जहांगीर। शाहजहां के समय कौन सी घटना नहीं हुई थी? जुझारू सिंह बुंदेला का विद्रोह बिल्कुल हुआ था। खान जहां लोदी का विद्रोह ये भी हुआ था। पुर्तगालियों का दमन भी किया गया था। महावत खां का विद्रोह ये नहीं हुआ था इसके समय। ठीक है, तो ये जहांगीर के समय हुआ था।
नेक्स्ट है शाहजहां का मूल नाम क्या था। तो शाहजहां का मूल नाम था खुर्रम। शाहजहां ने किसे मलका ए जमानी की उपाधि प्रदान की थी। तो वो थी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसे बोला जाता था ताजमहल, मुमताज महल। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, तो वो था दारा शिकोह। शाह इकबाल, शाह बुलंद। शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में उत्तराधिकार के युद्धों का क्रम कौन सा था। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि कौन सा इसमें से क्रम कौन सा है ये हमको देखना है। इसमें पहले बहादुरपुर का युद्ध हुआ, फिर धर्मत का युद्ध हुआ, फिर सामूगढ़ का, फिर खजुआ का, फिर देवराई का युद्ध। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा बहादुरपुर, धर्मत, सामूगढ़ और खजुआ, फिर देवराई। दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है। ठीक है, तो वो माना जाता है सामूगढ़ का, ठीक है, युद्ध। धर्मत का भी युद्ध उनके बीच में हुआ था 1668 में, 1658 में। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया, जहां 8 वर्ष के बाद नज़रबंदी की हालत में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब का पिता था शाहजहां। ठीक है, शाहजहां ने भी जहांगीर के लिए यही किया था, तो औरंगजेब ने भी इनके साथ वही किया। ओके, तो वो था आगरा का किला। 8 वर्ष के बाद मृत्यु हुई थी। औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोहों का सही क्रम कौन सा है। ठीक है, तो जाटों का, फिर बुंदेला का, फिर सतनामी और अंत में सिख। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ए, जाट, बुंदेला, सतनामी और सिख। किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे यानी सिकंदरा को हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया। ओके, तो वो था राजा राम। साकी मुस्तैद खां की रचना मआसिर ए आलमगीरी को किसने मुगल राज्य का गजेटियर की संज्ञा दी है। ओके, तो जदुनाथ सरकार ने, ठीक है, इसे महत्व दिया हुआ है। ओके, तो इसमें है साकी मुस्तैद खां, ये लेखक हैं। इनकी रचना है मआसिर ए आलमगीरी। ठीक है, इसे जदुनाथ सरकार ने, ठीक है, मुगल राज्य की गजेटियर की संज्ञा दी है। जिस प्रकार स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन को बर्बाद किया, उसी प्रकार दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को। यह उक्ति किस जो है वो इतिहासकार की है। तो ये थे जदुनाथ सरकार। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक दरवेश या फकीर कहती थी। ओके, तो वो कौन था, औरंगजेब। इसे शाही दरवेश और शाही फकीर के नाम से जाना जाता। ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है चैनल में नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और क्या सुधार किया जाए ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और जो है आज का थोड़ा सा क्योंकि बड़ा था तो थोड़ा जो है ये लंबा वीडियो होगा, तो आप लोग थोड़ा मैनेज करेंगे, बोर नहीं होंगे। ठीक है, किसने अकबर को जिल्ली इलाही यानी खुदा की परछाई और फर-ए-इज़्दी यानी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा। ओके, तो ये जो है नाम दिया इसने अबुल फजल ने दिया था। ओके, अबुल फजल ने। ठीक है, जिल्ले इलाही, ठीक है, अबुल फजल ने माना। ठीक है, और फर-ए-इज़्दी दीवान ए वजीरात एक कुल नामक नए पद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो ये अकबर के द्वारा की गई थी। अकबर के समय मुगल सूबों यानी प्रांतों की संख्या 15 थी। औरंगजेब के समय इनकी संख्या कितनी हो गई थी। ठीक है, तो इनकी संख्या 21 हो गई थी।
औरंगजेब के समय ही सबसे ज़्यादा यानी कि विस्तृत था मुगलों का जो शासन यानी कि क्षेत्र। अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब ने क्या कर दिया था? लागू कर दिया था। तो फिर उसे मोहम्मद शाह रंगीला ने ठीक है ख़त्म किया, फिर उसके बाद नहीं लागू हुआ। हस्तांतरण के लिए आरक्षित भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? उसे पैबाकी या पायबाकी नाम से जाना जाता था। ठीक है, आरक्षित भूमि जो क्या की जाती थी, ठीक है, हस्तांतरित की जाती थी, उसे पैबाकी या पैबाकी नाम से जाना जाता था। मुगलकालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात एवं सवार बोधक था। किस चीज़ का बोधक था? तो जात जो है ना मनसबदार के पद का और सवार उसके सैनिक दायित्वों का। ठीक है, तो यही था मनसबदार के पद और उसके जात उसका पद था और सवार जो है ना सैनिक दायित्वों को बताता था। मनसबदारी व्यवस्था में 2 स्पासी स्पा किसके द्वारा प्रचलित किया गया? तो ये जहांगीर के द्वारा प्रचलित हुआ। उत्तर हो जाएगा ए। और इसके बाद आता है हमारा मनसबदारी व्यवस्था में माहाना, ठीक है, यानी कि मंथ स्केल जागीरों के प्रचलन का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है शाहजहां को। ठीक है, कुछ न कुछ सभी लोगों ने परिवर्तन किया। ठीक है, तो महाना यानी मंथ स्केल जो है ये शाहजहां ने प्रचलित किया था। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? ठीक है, तो ये औरंगजेब के समय उत्पन्न हुई थी। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पित्रादुरा का अर्थ क्या है? संगमरमर के पत्थे पर जवाहरात से की गई जड़ावट, संगमरमर पर की गई चित्रकारी या उद्यान निर्माण की कला या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पित्रादुरा जो है ना यानी कि एक कलाकारी थी। ठीक है, और जो क्या थी, संगमरमर पर पहले क्या था, पत्थर होता था, इस पर कोई चीज़ क्या किया जाता था, यहाँ पर जड़ दिया जाता था, अर्थात यहाँ पर जो है छोटा सा छीनी हथौड़ी से बना करके और यहाँ पर क्या किया जाता था, कोई चीज़ चाहे वो ठीक है हीरे जवाहरात थे, ठीक है, या कोई दूसरे तरह का पत्थर था, उसे यहाँ पर जो है अंदर डाल करके उसे अच्छी तरह से फिट कर दिया जाता था जिससे कि वो नहीं निकलता था। उसे पित्रादुरा के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये था ठीक है आज का मुगल यानी जो साम्राज्य था उससे संबंधित MCQ। अगला जो हमारा आएगा वो मराठों से संबंधित होगा। आप लोगों से हमारा यानी कि रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हम लोगों का प्रयास कैसे लग रहा है ये ज़रूर बताइएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मेहनत करते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए।